Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi. Chapter number 2 बूढ़ी काकी. बूढ़ी काकी इसके लेखक है प्रेमचंद्र, जो हिंदी साहित्यकार के कवि है. इनका जन्म सन 1880 में हुआ और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई. हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था. उनका मूल नाम धनपत राय था. शिक्षक काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था. प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे. बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे. स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े. वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्ति है. प्रेमचंद्र के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था. उत्तर प्रदेश में वाराणसी यानी बनारस. वहाँ पे एक गांव है लम्ही. गांव का नाम क्या है? लम्ही नाम का एक गांव है. वहाँ उनका जन्म हुआ था और उनका पूरा नाम क्या था? उनका मूल नाम धनपत राय था. उन्होंने अपना शिक्षा काल यानी अंग्रेजी में भी उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और साथ में उर्दू की भी स्टडी कंप्लीट करी. और कुछ वर्ष तक वो स्कूल में जॉब भी करते थे और वहाँ पे क्या थे? वो सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे. इस कारण उन्होंने आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट किया. इस कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और इसी तरह वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व बन गए. अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे. उन्होंने अन्य भाषाओं के अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बाल उपयोगी साहित्य की रचना भी की. गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेम शरम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कार्यकल्प, गौदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है. मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित है. प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक है. कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है. यानी प्रेमचंद्र ने बहुत से नाटक लिखे, उपन्यास लिखे कि गबन, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गौदान, ये सब क्या थे? उनके उपन्यास थे. और मानसरोवर जो है 8 भागों में उनकी कहानियाँ लिखी गई. प्रेम की वेदी, करबला, ये सब उनके नाटक थे. बूढ़ी काकी में प्रेमचंद्र ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण आनंदपूर्वक उपभोग करना चाहते हैं. यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है. यानी इस कहानी में एक बूढ़ी काकी की कहानी बताई गई है कि बुढ़ापे में इंसान की जो स्थिति होती है वो एक छोटे बच्चों की मानिन हो जाती है. कि कहते हैं ना कि बचपन और 55 दोनों एक समान होते हैं. इसी तरह ये कहानी में बूढ़ी काकी के बारे में बताया है प्रेमचंद जी ने. इसके आगे हम
पाठ स्टार्ट करेंगे। बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। यानी बुढ़ापा जो है क्या है, बचपन फिर से, बुढ़ापे में बचपन फिर से लौट के आता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा ना और कोई चेष्टा शेष थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियों, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यानी पता है कि बचपन, बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे में फिर से बचपन लौट आता है। बुढ़ापे में सिर्फ खाना पीना ज़्यादा पसंद होता है कि उनको हर एक चीज़ मिले, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वो नहीं सोचती हैं, बस उनको अच्छा खाने को मिले। और बाज़ार से कोई चीज़ आती, अगर वो नहीं मिलती तो वो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। उनके पति का स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाइयों से मिलता था। इस पैराग्राफ में प्रेमचंद्र ने लिखे हैं कि जो बूढ़ी काकी थी कि उनके हस्बैंड को स्वर्ग सुधारे हुए बहुत टाइम हो चुका था और उनके बेटे भी जवानी में ख़त्म हो गए थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही सहारा था, वो उनका भतीजा था। और जो बूढ़ी काकी की जो भी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति जो है वो उस भतीजे के नाम कर दी। संपत्ति नाम करते समय उनके भतीजे ने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए, पर वो सब वादे जो है पानी में हो गए। यहाँ तक के बूढ़ी काकी को एक टाइम का खाना भी सही टाइम से नहीं मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विदेश ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी की ओर सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी बुद्धिराम के जो लड़के हैं वो उनको बहुत हैरान करते थे। कभी उनको चुटकी काट कर भाग जाते थे, तो कभी उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देते थे। और इसके लिए जब वो चीख मार के रोती थी तो उनको ये लगता था कि बस वो खाने के लिए रो रही हैं, और जो उनको तकलीफ़ होती थी उसके बारे में वो नहीं सोचते थे, नहीं ध्यान देते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यानी इस परिवार में अगर बूढ़ी काकी से कोई प्यार करता था तो वो कौन थी? बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी।
लाडली जो है अपने हिस्से की मिठाई चबेना जो है वो लाके बूढ़ी काकी को देती थी और साथ में बैठ के खाती थी। और अपने भाइयों से उसको डर भी लगता था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। रात का टाइम हो गया था, रात हो रही थी और बुद्धिराम के घर के आगे शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टिया पर कढ़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी और एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी इस पैराग्राफ में प्रेमचंद जी ने बताया कि यहाँ पे बुद्धिराम के बड़े लड़के का तिलक आया हुआ था और सब जो लड़की स्त्रियाँ थी वो गाना गा रही थी और जो रूपा थी बुद्धिराम की जो वाइफ थी रूपा वो मेहमानों के लिए प्रबंध कर रही थी और भट्टियों पे कढ़ा चढ़े थे। एक में पूड़ियाँ पक रही थी, कचौड़ियाँ निकल रही थी, तो दूसरे पतीले में मसालेदार सब्जी बन रही थी और ये सब की खुशबू मसालों की सुगंध जो है चारों ओर में फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे ना रो सकी। अब बूढ़ी काकी जो है वो अपने कोठरी में बैठी हुई थी। उन्हें सुगंध जो खुशबू खानों की जो खुशबू आ रही थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, इतनी देर हो गई, अभी तक खाने लेके कोई नहीं आया। लगता है कि बोले सब खा पी कर सो गए होंगे, मगर वो अपशकुन के मारे रो नहीं रही थी। उन्हें रोना आ रहा था मगर वो रो नहीं रही थी कि अभी मैं रोऊंगी तो कहीं खराब कुछ गलत ना हो जाए। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियाँ की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियाँ में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होंगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। अब इस पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया कि बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में विचार आने लगे कि खूब लाल लाल पूरियाँ होंगी, नरम नरम फूली फूली और अजवाइन उसके अंदर डाला होगा। यानी वो खाने के बारे में सब सोच रही हैं। कहती हैं कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो इससे अच्छा कि मैं जाकर कढ़ा के पास बैठ जाऊँ। वो धीरे धीरे उकड़ू मुकड़ू करके वो सिरकते हुए आके बैठ जाती है कढ़ा के पास। इसके आगे हम बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्य भार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुलझुलाती कूदती, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती। अब बुद्धिराम की पत्नी जो है वो काम में बहुत बिजी हो गई थी। कभी यहाँ जाना, कभी ये कमरे में जाना, कभी वो कमरे में जाना, कभी भंडार के पास जाना तो कभी कढ़ा के पास जाना। बेचारी अकेली वो पूरा काम में व्यस्त थी, बिजी थी और मन ही मन उसको गुस्सा भी आ रहा था, गुस्सा भी कर रही थी, मगर वो गुस्सा अपना कैसे निकाले, कैसे प्रकट करे। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, क्रोध ना रोक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार
वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। यहाँ पे क्या बताया कि जब उसकी नज़र यानी रूपा की नज़र बूढ़ी काकी की ओर जाती है तो वो बहुत गुस्से हो जाती है और वो इस प्रकार यानी जिस तरह के मेंढक की नज़र जो केचुए पे पड़ती है तो जैसे मेंढक जो है केचुए को झपट्टा मारता है, इसी तरह वो जाके बूढ़ी काकी को इस तरह से झपट्टा मारती है और कहती है कि बोले आप थोड़ा सब्र नहीं रख सकती थी? अभी मेहमानों को खाना नहीं दिया गया, भगवान को भूख नहीं लगा है और आपके पेट में आग लगी है, आपको थोड़ा सब्र नहीं हो सका? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गई, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी जो है बेचारी सिर उठाया, कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। उसके बाद जो है आंगन में पत्तल यानी केले के पत्ते जो है तो वो बिछाए गए और मेहमानों ने खाना खाया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रह गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी को थोड़ा पश्चाताप होता है। वो सोचती है कि हाँ मैंने सही बात है, मैंने गलत करी। जब तक मेहमान खाना नहीं खा लेंगे, भगवान को भोग नहीं लगेगा, उसके पहले घर वाले कैसे खा सकते हैं? रूपा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी वो रूपा पे गुस्सा नहीं हुई और अपने आप को ही वो दोषी मानने लगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? अब वो अपना मन बहलाने के लिए वो लेट गई और लेटे लेटे गाना गुनगुनाने लगी। अब उनको थोड़ा होता है कि हाँ कि देर हो गई है, क्या अभी तक सब लोग खाना खा रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएंगी। उनकी सब इंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मैं मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। अब देर हो जाती है तो उनको लगता है कि ज़रूर सब लोग खा पी कर सो गए होंगे, तो वो सोचती हैं कि मैं जैसे वहाँ जाऊंगी तो मेरे सामने सब खाने आ जाएंगे, पूड़ियाँ आ जाएंगी, कचौरी आ जाएंगी, मैं तो खूब खाऊंगी। तरह तरह के उन्होंने अपने मन में ख्यालात बना लेते हैं। कहते हैं कि मैं तो अगर नहीं देंगे तो मैं मांग कर खाऊंगी। ये सोचती हैं कि इतने दिन बाद घर में पूड़ियाँ बनी है, खाली अपना मुंह झूठा कर थरी करूंगी, मैं तो पेट भर के खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब वो जैसे तैसे उकड़ू बैठकर सरकती हुई वो आंगन में गई। वहां जाके देखती है कि मेहमान की मंडली अभी बैठी हुई है।
कोई उंगलियां चाट रहा है तो कोई तिरछी नज़र से उनको देख रहा है। वो धीरे धीरे रेंगती हुई आंगन में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब बुद्धिराम जो है बूढ़ी काकी को देखकर गुस्से से तिलमिला गए और